मौजूद है पीयूष पांडे जी, जो कि जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं, व्यंग के 3 संग्रह इनके आ चुके हैं। तो मैं इनसे आज वार्तालाप करूंगी, मैं इनका अनुभव जानना चाहूंगी। तो सर, मुझे पूछना है कि आपका काम ना यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ यही काम करते हैं। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीयूष पांडे सर ने अभी क्राइम फिक्शन भी लिखा है और इनकी किताब अभी बुक फेयर में रिलीज भी हुई है। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगी कि ये क्राइम फिक्शन कहाँ से आया है इतने सारी चीजों के बीच में। सबसे पहले तो ये कि एक पारिवारिक सा आयोजन जो ये है, और उसमें इस ठंड में आप सब लोग हैं, इस दोपहर में जितने भी हैं संख्या में, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, प्रेरणा, आप लोगों ने ये प्रयास किया, साहित्यिक आयोजन होते रहने चाहिए। संख्या बल कितनी है, पहले मैं अकेला ही चला था, है ना, जाने में मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो वो यही है कि आज मुझे 10 लोग दिख रहे हैं, अगले आयोजन में शायद 100-200 दिखेंगे। और रमन जी को बहुत बहुत बधाई तो इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब आपका सवाल, क्राइम फिक्शन, जैसे आपने कहा कि मैंने टीवी मीडिया में काम किया है, सारे बड़े चैनल जितने सो कॉल्ड बड़े चैनल हैं उसमें काम किया है, तो न्यूज स्क्रिप्ट तो मेरे पेशे का हिस्सा है, हजारों स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन अभी जो ताजा क्राइम फिक्शन है, इसकी कहानी कुछ यूं है कि बहुत सालों से एक कहानी थी जो मैं कहना चाहता था। उसकी नींव या उसका बीज शायद बचपन में ही कहीं पड़ा था, जब मैं 11th-12th में था। तो वो बीज फिर जब जर्नलिज्म में आए, फिल्मों में आए, फिल्मों के लिए लेखन वेखन किया, तो एक दिन एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, एक रुका हुआ फैसला, है ना, बहुत प्यारी सी फिल्म है, छोटी सी, मतलब एक रूम में। तो मेरे दिमाग में, शॉर्ट फिल्म नहीं है, मेरे ख्याल से बासु चटर्जी की फिल्म है वो। तो मुझे ये था कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसका बजट बहुत कम हो, एक फिल्म एक कमरे में, 2 कमरे में शूट हो जाए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं दिमाग में सोचता रहता था कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट हो। तो वो कॉन्सेप्ट सोचते सोचते एक कॉन्सेप्ट मैंने सोचा। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं शिवम नायर, जिन्होंने द डिप्लोमेट फिल्म बनाई है, नाम शबाना बनाई है। तो उनसे मैंने जिक्र किया उस कॉन्सेप्ट का कि मैंने, दादा ये कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पूरी कहानी इसकी तुमको लिखनी चाहिए। फिर वो बहुत साल, 2 साल, 3 साल लगे उसको करने में, और फिर एक स्क्रीन प्ले लिखा गया। वो स्क्रीन प्ले लिखने के बाद सिंगापुर फिल्म बाजार में उसको हमने प्रेजेंट किया। उस पर प्रोड्यूसर ने हामी भर दी फिल्म बनाने की, लेकिन मैं उस वक्त एबीपी न्यूज में था और मुझे 1 महीना दिया गया पूरा बाउंडेड स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि आप दिन भर शिफ्ट में काम कर रहे हो। शाम का मास्टर स्ट्रोक जो शो था वो मैं देखता था, वो देखते वो नहीं हो पाया कुल मिलाकर। तो अंततः वो मामला अटक गया। फिर मुझे लगा कि ये कहानी अनकही ना रह जाए, और फिर मैंने उसको उपन्यास में कन्वर्ट किया, और अब जाके वो पेंगुइन ने उसको छापा है, उसने बुलाया था। उस उपन्यास का नाम है, वो क्राइम फिक्शन है। और जो कहने वाली बात है कि वो हर लड़की की कहानी है हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को तो, महिलाओं को तो जरूर पढ़नी चाहिए, ये मैं मैसेज। और अंकुर जी से मेरा आग्रह है कि मेरा वीडियो भी बना लें। नहीं, आप अपने कैमरे से भी बना लें 2-3 मिनट का। तो ये पूरी कहानी है सर। ये तो बहुत ही, मतलब मैं भी पढ़ना चाहूंगी आपकी किताब को। तो सर ने, मैं सबको बताना चाहूंगी, सर ने श्री मनोज वाजपेयी जी की बायोग्राफी भी लिखी है, और उस पे उन्होंने 10-15 साल रिसर्च करी है पूरी, उनके साथ मतलब काम करके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मनोज वाजपेयी जी पे ही लिखना है, या फिर उसके पीछे की स्ट्रगल्स और उसके पीछे के चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी का आपने जिक्र किया, 10-15 साल रिसर्च तो नहीं की, ये तथ्य ठीक नहीं है कि 10-15 साल रिसर्च की। लेकिन मनोज वाजपेयी को मैं चूंकि 2008 से जानता हूँ, एक मैंने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाया था itsmyblog.com, और उस पर मनोज वाजपेयी लिखते थे। तो मेरा परिचय उनसे 2008 से, और वो उस प्लेटफॉर्म पे लिखते थे। तो हम दोनों की कई सारी ऐसी बातें होती थी जो ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, मतलब जो ब्लॉग पे नहीं लिखी जाती थी, लेकिन वो अपनी बातें जिक्र करते थे। और मुझे ये समझ में आया कि मनोज वाजपेयी हिंदी सिनेमा के उन कुछ गिने चुने अभिनेताओं में हैं
जो एक्टर तो बहुत बड़े हैं ही, मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो अभिनेता हैं उनके खाते में एक या दो ऐसी फिल्में हैं जो कह सकते हैं आपकी इतिहास में लिखी जानी चाहिए। लेकिन मनोज वाजपेयी के पास सत्या, शूल, पिंजर, अलीगढ़, गली गुल्लियां, भोसले और अब तो फैमिली मैन जैसा वेब सीरीज भी है। लेकिन मनोज वाजपेयी के अभिनय से ज्यादा मुझे जो इंस्पायर किया उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए वो था उनका संघर्ष। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से मनोज वाजपेयी ने निकले, फिर वो बेतिया पहुंचे अपनी स्कूलिंग के लिए, उसके बाद दिल्ली आए रंगमंच करने के लिए, और दिल्ली में एनएसडी में 4 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन चारों बार एनएसडी में उनका नहीं हुआ। और एक किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने खुदकुशी के बारे में सोचा, दोस्तों ने उनको जैसे तैसे रोका। तो मनोज वाजपेयी के जीवन में संघर्ष जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और संघर्ष की कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि वो कहानी अगर आप मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये बायोग्राफी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी 4 भाषाओं में आ चुकी है, और मुझे जितनी भी फीडबैक मिले वो बहुत पॉजिटिव मिले, और सबने कहा कि हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि डटे रहना है, आपको हार नहीं माननी है। इरा हमारे सामने बैठी हुई ये किताब लिख चुकी है कि कैसे हार नहीं माननी है, लेकिन मनोज वाजपेयी का संघर्ष में वो पूरी कहानी में, तो मुझे लगता है वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर मनोज जी से मैंने कहा कि मुझे आपकी बायोग्राफी लिखनी है, आपके पेरेंट्स का एक्सेस मुझे चाहिए होगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं मिल सकता। बाकी लोगों से तो मैं एज ए जर्नलिस्ट संपर्क साध सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स और भाई बहन आपके जो सिबलिंग्स हैं वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप कहेंगे नहीं। तो मनोज वाजपेयी ने फिर उनसे मेरी मुलाकात कराई, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत दिलचस्प किस्से सुनाए, और एक किस्सा मैं यहाँ पर भी सुनाना चाहूंगा जो उनकी बहन ने मुझे सुनाया। वो ये कि मनोज वाजपेयी गांव से निकल के आए, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मनोज वाजपेयी के जो पिताजी थे वो किसान परिवार के थे, किसान थे खुद ही, लेकिन उनको भी फिल्मों का बहुत शौक था। और इस कदर शौक था कि जब वो अपनी पीजी कर रहे थे जूलॉजी में, तो एक बार उनका पुणे जाना हुआ, और वो संयोग से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट गए, और वहां पर उस दिन संयोग से ऑडिशन चल रहे थे, और वो ऑडिशन भी उन्होंने दिया। और जिस दिन वहां पर ऑडिशन दिया उन्होंने, तो वहां धर्मेंद्र और मनोज कुमार भी मौजूद थे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। ये अलग बात है कि उनका हुआ नहीं, तो मैंने किताब में ये किस्से का जिक्र किया है कि अगर मनोज वाजपेयी के पिताजी भी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला पा जाते, एडमिशन पा जाते, तो क्या जीवन होता उनका। तो मनोज वाजपेयी के जीवन में इस तरह के बहुत किस्से हैं, और मुझे लगता है वो किस्से आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और मतलब लोगों को लगता है कि कोई आदमी इजीली पहुंच गया, या एक फिल्म सत्या जैसी फिल्म चल गई, लेकिन मुंबई में टिके रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये भी उस कहानी में दिखाई देता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये आपको बताने के लिए। मुझे ये वाली जो कहानी है जो आपने उनके फादर के बारे में बताई, जो किसी को शायद यहाँ पर नहीं पता होगी जी। और मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं, जो उनकी सारी मूवीज मैंने पता नहीं 4-4, 5-5 बार देखी होंगी, एज अ नेशनल अवार्ड विनर ऑल्सो। तो मैं आगे जानना चाहूँगी कि सर पिछले 25 साल से ना टीवी स्क्रिप्ट, टीवी न्यूज़, स्क्रिप्टिंग ये अलग कॉन्सेप्ट है, और डायलॉग राइटिंग ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं कि नॉवल राइटिंग और न्यूज़ स्क्रिप्टिंग और जो आप डायलॉग सभी करते हो, इसमें डिफरेंसेस आपको क्या लगते हैं? नहीं, मुझे लगता है डिफरेंसेस की बात तो क्या, सभी सारे हर तरह की राइटिंग अलग तरह का आपसे हुनर भी मांगती है, संयम भी मांगती है। और जब न्यूज राइटिंग करते हैं तो वहां तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में आप कल्पना नहीं डाल सकते, फिक्शन नहीं डाल सकते, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। न्यूज तो तथ्य पे, डेटा पर काम करती है। नैरेटिव हो सकता है, जब जर्नलिस्ट लिखता है तो एक नैरेटिव उस डेटा के आधार पर वो अपना सेट करता है, उसके लिए भी वो तर्क गढ़ता है। ऐसा नहीं है कि नैरेटिव बहुत इजीली गढ़े जाते हैं, नैरेटिव के लिए आपको अपने तर्क देने पड़ते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। तो न्यूज राइटिंग में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वहां फैक्ट है और आपको उस फैक्ट के आधार पर बोलना है। लेकिन बाकी राइटिंग्स जो हैं, जैसे जब मैंने व्यंग लिखा तो व्यंग एक अलग तरह की विधा है। व्यंग में आपको वो पंचेस चाहिए, वो ऐसी चीजें चाहिए जो लोगों तक पहुंचे भी, उनको गुदगुदाएं भी, और एक कटाक्ष भी करे। जो समाज की विसंगतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो बहुत सरल शब्दों में उन तक पहुंचे और उनको लगे कि हाँ यार ये बात सही है, लेकिन
उनको उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मतलब कड़वी बात भी, कड़वी दवाई भी मुस्कुराहट के साथ आप जब देते हो तो व्यंग वो बनता है। शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और ज्ञान चतुर्वेदी ऐसे दिग्गज बहुत कुशलता से ये करते हैं, हम लोग तो व्यंग के विद्यार्थी हैं। उसके बाद मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी जब लिखी, बायोग्राफी एक अलग तरह की रिसर्च की मांग करती है, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति की जब आप बायोग्राफी लिख रहे हो, एक जो बहुत ही एक्टिव आदमी है, बॉलीवुड में बहुत सक्रिय है, उसके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप तथ्यों के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप अपने मन से उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकते। तो ना केवल मैंने मनोज वाजपेयी से बात की, उनके दोस्तों से बात की, उनके सैकड़ों इंटरव्यूज देखे, तो वो रिसर्च बहुत थी और बहुत दिलचस्प वो प्रक्रिया रही, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में झांकते हैं तो उस झांकने में, हम हिंदुस्तान में तो हम कहते हैं ना कि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के जीवन में झांक के आनंद लेता है, तो वो बायोग्राफी लिखते वक्त ये मेरे संग भी हो रहा था कि जब मैं उनके जीवन में झांक रहा था तो मुझे एक अलग तरह का रस आ रहा था कि यार ये अच्छा ऐसे हुआ हुआ, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक खबरें, भ्रामक बातें उनके बारे में फैली हुई थी, और जब आप उसको पढ़ते हो, आप उसका फैक्ट निकाल के लाते हो कहीं से भी, तब आपको लगता है कि वाह, आपने क्या नया काम किया है जो लोगों को नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल मनोज वाजपेयी के विकिपीडिया पेज पर एक बार, बहुत साल पहले की बात है, 2012-13 की, विकिपीडिया पेज पर लिखा हुआ था कि मनोज वाजपेयी ने दूसरी शादी की है, और ये बात मुझे नहीं पता थी तब तक। तो मैंने मनोज वाजपेयी को फोन किया, मैंने कहा कि विकिपीडिया पर लिखा हुआ है कि आपने दूसरी शादी की है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना पड़े। तो मनोज वाजपेयी ने कहा कि नहीं यार पीयूष सही है, मैंने मतलब मेरी दूसरी शादी हुई। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये 2012 की बात है, लेकिन जब 2019-20 में मैं जब बायोग्राफी लिख रहा था, तब इंटरनेट पे बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि मनोज वाजपेयी ने अपनी पहली पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिहार की एक लड़की थी जिससे उन्होंने शादी की और सफलता पाते ही उसे छोड़ दिया। अब मेरे मन में ये सवाल था कि भाई मतलब शादी ही क्यों की थी, क्या था मामला? तो बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे लोगों से बात की, पीयूष मिश्रा से, अनुराग कश्यप से, अनुभव सिन्हा से। तो पीयूष मिश्रा और उनके एक और दोस्त थे निखिल वर्मा, जो बहुत क्लोज थे। तब जब कहानी खुल के आई तब समझ में आया कि नहीं, वो शादी उन्होंने एक्ट वन ग्रुप में जो एक उनके साथ की लड़की थी उसके साथ की। वो शादी 1-1.5 साल चली और उसमें कई सारी परेशानियां रही जो एक नए शादीशुदा जोड़े में, क्योंकि हो सकती थी उस दौर में, और वो हुई और वो शादी टूटी। तो लेकिन ये बात इंटरनेट पर खूब सारी जगह फैली हुई है कि उन्होंने बिहार की एक लड़की से शादी की, और इस तरह के कई सारे किस्से उसमें थे। तो वो जो रिसर्च आप करते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में झांकते हैं, तो वो बड़ा दिलचस्प होता है और मुझे उस प्रक्रिया में बहुत मजा आया। और तीसरा आपने जिसका जिक्र हमने कर लिया, क्राइम फिक्शन, वो क्राइम फिक्शन अलग है। डायलॉग राइटिंग एक सीरियल था महाराज की जो, उसके लिए मैंने की, तो वहां तो आपको बेसिकली पूरा रूपरेखा दे दी जाती है कि ये स्क्रिप्ट है, इस पर आपको डायलॉग्स लिखने हैं, कैरेक्टर ये करता है, कैरेक्टर का सारा ढांचा आपके पास तैयार है। तो वो मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है आपको, और उसके लिए उसकी भाषा में, उसके माहौल के अनुरूप संवाद लिखने होते हैं। तो वो एक उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको उड़ने की जगह मिलती है। सर मैं ये जो आपने बताया ये बात सही है कि हम जब दूसरे की जिंदगी में झांकना शुरू करते हैं तो हमें तथ्य पता चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी कहीं बातें भी इंटरनेट पे आती हैं। गूगल इज नॉट, जो है ना, हम गूगल करते हैं सब कुछ सच में ही होता। तो सच में किसी को जानने के लिए ऑब्वियसली उसके करीब में, उससे जानने के लिए उसे बात करनी पड़ती है, उसके आसपास के लोगों से बात करनी, तब जाके हमें पता चलता है, वो फैक्ट्स पता चलते हैं हमें। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी चीजें हैं, स्क्रिप्ट आपने लिखी है, आपने डायलॉग राइटिंग भी करी है, जैसे आपने बताया महाराज की जय हो पे आपने डायलॉग राइटिंग करी है, और आपने एक फिल्म निर्देशन भी किया है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहे हैं एक मूवी के। तो मुझे ये पूछना है कि ये आप ना इस सब की इंस्पिरेशन की, आपकी प्रेरणा आप कहाँ से लाते हैं, इतना मोटिवेशन आपका कहाँ से आता है कि आप मतलब ये सब यू आर कीपिंग इट, डूइंग इट, तो ये किस तरह से आपके पास आता है? नहीं, मैंने फीचर फिल्म का निर्देशन नहीं किया, वही सपना है फीचर फिल्म का निर्देशन। मैंने एक फिल्म थी ब्लू माउंटेन्स, जिसमें राजपाल यादव, ग्रेसी सिंह, रणवीर शौरी थे, उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म मैंने जरूर अभी डायरेक्ट की थी 1-2 साल पहले, पार्ट टाइम जॉब, तो वो डायरेक्ट की थी। लेकिन जहाँ तक अपने मोटिवेशन की बात की, क्योंकि जब आप लिखने के काम में हो और पढ़ने के काम में हो, तो आप
भांति भांति की चीजें पढ़ते हो, लिखते हो, सोचते हो और आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। आपको लगता है कि कुछ नया चैलेंज लिया जाए। जब मैंने 3 व्यंग संग्रह लिख लिए तो मुझे लगा कि अब व्यंग संग्रह मैंने काफी मतलब वो एक अलग तरह का काम था। फिर ये जो उसने बुलाया था उपन्यास, और फिल्म में मेरी दिलचस्पी जैसे मैंने कहा कि बचपन से है। और चूंकि आप पत्रकारिता में आ गए तो आप एक अलग तरह का काम में है जहाँ एक अलग तरह की चुनौतियां रहती हैं, अलग तरह का टाइम डेडिकेशन रहता है, तो उतना समय नहीं मिलता कि आप फिल्म को लेकर उस तरह से काम कर पाओ जिस तरह से किया जाना चाहिए। और जैसे मीडिया का मक्का दिल्ली है, जो न्यूज मीडिया है उसका मक्का हम कहते हैं दिल्ली है, वैसी फिल्म जो है उसका मुंबई है। और चूंकि दिल्ली में रहते हुए आप ये काम करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोग परिचित हैं, बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि फीचर फिल्म भी बनी जाएगी। हम भी चाहते हैं कि हम भी आपके निर्देशन में कुछ देखें। और इसकी कहानी तो मैंने जैसे जिक्र किया कि वो उसने बुलाया था के रूप में आई गई है, तो अब एक कहानी सामने है, उम्मीद करते हैं कि बननी चाहिए। सर बिल्कुल। तो मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि जो बडिंग राइटर्स हैं, जो हम छोटा मोटा लिख लेते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कुछ सलाह आप देना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अपना पाथ चुनना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ सलाह देना चाहेंगे? नहीं, आप छोटी मोटी, आप तो बाकायदा शायरा हैं तो इसलिए छोटा मोटा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन और मतलब किसी को सलाह तो मैं क्या दूंगा, लेकिन अनुभव ये शेयर कर सकता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ना जरूरी है। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके पास वो भाषा नहीं होगी, वो आपको भावों की समझ नहीं होगी, वो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का लेखन हो रहा है। लेकिन एक अलग बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि मतलब 2 बातें हैं। एक तो ये कि आप किसी भी विधा में लिख रहे हो, आपको आक्रांत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है कि यार सामने वाला तो इतना अच्छा लिखता है, सामने वाला तो ये लिखता है। क्योंकि हमारे सामने विनोद कुमार शुक्ल की तस्वीर लगी है, उनका लिखा हुआ है, अगर हम उनको देखेंगे तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे कि विनोद जी ने लिख दिया। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मैं एक हमारी परिचित है, तो उन्होंने किताब मेरी खरीदी और उन्होंने कहा कि मैं अभी दीवार में एक खिड़की रहती थी वो पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपकी किताब पढ़ूंगी। तो मैंने कहा फिर तो आप मुझे क्यों तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है। तो खैर कहने का मतलब ये कि वो आक्रांत नहीं होना है आपको कि कौन क्या लिखता है, आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लिखना जानते हैं, लिख सकते हैं, और वो कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज की चुनौती ये है, अब जो नया वक्त है, आज से 15 साल पहले तो इंटरनेट आया, मतलब इंटरनेट तो खैर 1995 में आ गया था इंडिया में। और मुझे याद है कि जब हम लोगों ने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी तब हम लोग फाइल बनाते थे, हर विषय की फाइल होती थी हमारे घर में भी, कि श्रीलंका पे लिखना है तो उसके आर्टिकल्स अलग होते थे, दूसरे विषयों पे लिखना है, खेल पे है तो उसकी अलग फाइल्स होती थी रेफरेंसेस के लिए। फिर बाद में गूगल ने बहुत चीजें आसान की, लेकिन एआई ने जिस तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरह से दस्तक दी है और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उसको अगर हम लोगों ने सही से डील नहीं किया तो मुझे लगता है कि कई सारे बडिंग राइटर्स जो आपने कहा वो शायद बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एआई के प्रभाव में शायद वो नहीं लिख पाएंगे जो लिखा जाना चाहिए, या वो लिख सकते हैं। क्योंकि एआई बहुत क्रांति चीज भी है और एआई बहुत ही मुश्किल और बहुत ही गड़बड़ चीज भी है। तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए, ये एक चैलेंज है। और ये आने वाले 5-7 सालों में और होगा। क्योंकि मैं सिर्फ छोटा सा एक उदाहरण अपना देता हूँ कि मैंने ये जो उपन्यास लिखा उसने बुलाया था, तो ये जब मैंने पब्लिशर को भेजा तो उन्होंने कहा कि पीयूष जी बहुत अच्छा उपन्यास है, लेकिन इसमें थोड़े से वर्ड्स ज्यादा हो गए हैं। मतलब ये आपने 62,000 शब्द लिख दिए हैं और हम मैक्सिमम 55-56,000 वर्ड्स तक चाहते हैं उपन्यास, तो आप इसको 5-6,000 वर्ड्स एडिट कर दीजिए। अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि मैं पूरा दोबारा पढ़ूं और 5-6,000 वर्ड्स एडिट करूं बैठ के एक चीज। तो जो 2-3 चैप्टर बहुत बड़े थे, वो चैप्टर मैंने एआई के थ्रू उसको एडिट करवाया। और मैंने कहा कि एआई से प्रॉम्प्ट यही दिया उसको कि भाई इसको छोटा करो, कोई शब्द मेरा नहीं बदलना चाहिए, मेरे भाव नहीं बदलने चाहिए, मेरा जो भी प्रॉम्प्ट मैंने दिया। और विद इन ए मिनट, विद इन 30 सेकंड उसने उसको छोटा कर दिया। और उसको मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे ऐसी कोई कमी, 1-2 शब्द इधर उधर करने वो ठीक है, लेकिन ऐसा सच कोई कमी नहीं दिखी जिसमें मुझे लगे कि बहुत कमी है। यानी जिस काम में मुझे 2-3 दिन लगते वो काम 2 मिनट में
हो गया, तो ये तो उसका फायदा भी हो गया, लेकिन यही अब चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि नए लेखक एआई से लिखवा के अगर ये कहें कि ये हमने लिखा है, क्योंकि एआई अभी जो आप सोच रहे हो सिर्फ उतना ही नहीं रहने वाला, अगले 10 साल में एआई कहाँ जाएगा अभी शायद हमको कल्पना भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेन में 26,000 न्यूरॉन है जो सोचते हैं, तो कुत्ते के दिमाग में, ये मैंने कहीं और भी कहा था अभी कि कुत्ते के दिमाग में कुछ है, बिल्ली के दिमाग में कुछ है, तो एआई के दिमाग में कितने न्यूरॉन है ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते, अरबों खरबों, तो इसीलिए उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो वो बहुत चैलेंजिंग है और इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। और नए राइटर्स हैं उनको ये कहना चाहिए कि पहले आप खुद पे विश्वास करके लिखो, एआई से थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, लेकिन आप एआई की शरण में मत जाओ, अदरवाइज आप अपना जो मतलब अभिव्यक्ति है वो खो दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों का फिर से धन्यवाद, आपने सुना, आप लोग बैठे रहे, उठ के नहीं गए। थैंक यू। मुझे इस बात पे ये कहना है, एआई वाली बात पे कहना है, मेरे दिल का दर्द तो नहीं लिख सकता। जो हमारे दिल का दर्द है, वो जो हम पन्ने पे उतारते हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, जो भी हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है ना, वो एआई जल्दी से ले नहीं सकता, वो इंजीनियर्स की जॉब जल्दी नहीं, मुझे लगता है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ एक्चुअली, ये आपको लग रहा है, जो मेरा मतलब मेरा पक्ष है, मैं इसलिए आपको काउंटर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हो, क्योंकि जो भी रचनात्मक आदमी है, अगर हम सब देखें कि जो कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उसके पास 2, 4, 5 हजार शब्द हैं। अगर आप प्यार पे कविता लिखना चाहते हैं तो आपके पास 500 ऐसे शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द प्यार की कविता आप लिखते हो। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वो होती हैं, वो 2-4 अलग भी होती हैं। तो और एआई उस चीज को बहुत तेजी से पकड़ रहा है, और आप अगर खुद अपनी 50 कविताएं एआई को दे देंगी उसके डेटा में, तो वो 91वीं कविता आपके हिसाब से आपकी शैली में लिख के दे देगा, और कई बार आपको बाद में हो सकता है शक हो कि ये मैंने लिखी है कि नहीं लिखी है। तो ये, और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज हम एआई को आज के हिसाब से देख रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दर्द नहीं लिख सकता, भाव नहीं लिख सकता, लेकिन आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। थैंक यू वेरी मच। मुझे मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी इतना अच्छा लगा होगा, या फिर नए इनसाइट्स हमें मिले होंगे कि किस तरह से आगे लेखन करना है। थैंक यू।